नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2026 सीरीज मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। कोंग गुस्से में है और मोनार्क फैसिलिटी को तबाह करने के लिए तैयार दिखता है। सबसे बड़ा, वह अपनी मुट्ठियां जमीन पर मारता है और मलबा फेंकता, जिससे सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। मोनार्क हेलीकॉप्टर के अंदर सब भागते, तभी उनका सामना एक बड़े बंदर से होता जो उन पर गुस्से से दहाड़ता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। जब कीको जागती तो वह खुद को मोनार्क मेडिकल फैसिलिटी में पाती, जहां उसके चारों ओर हैजमैट सूट पहने लोग हैं। वह घबरा जाती है और हिरोशी को ढूंढने के लिए दौड़ती है। जैसे ही वह बाहर निकलती, उसे यह देखकर झटका लगता है कि कोंग के हमले की वजह से मोनार्क ने अपनी जगह छोड़ दी है और आउटपोस्ट 18 नाम के एक बड़े जहाज पर शिफ्ट हो गया है। कोंग के हमले की वजह से उनके 16 आदमी मर चुके, 1 दर्जन बीमार और 2 बाकी की हालत गंभीर है। टिम और वर्दुगो नुकसान का अंदाजा लगाते, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी और चीज ने कोंग को डरा दिया है। वर्दुगो टिम पर इल्जाम लगाता, उसे यकीन है कि यह सिर्फ उनके पोर्टल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं, बल्कि किसी और चीज की वजह से ये बड़े मॉन्स्टर इतने हिंसक हो गए हैं। इसके बाद वर्दुगो ने कीको, केट और दूसरों से अपना परिचय कराया, जो अकेले रहने से खुश नहीं थे। कीको वापस जाकर ली शॉ को वापस लाना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से वे कांग के गुस्से की वजह से ऐसा नहीं कर सकते थे। वे शॉ को कोलेटरल डैमेज मानते थे, खासकर इसलिए क्योंकि अभी कांग आइलैंड पर कदम रखना एक सुसाइड मिशन होगा। केंटारो मोनार्क की बात मानने को तैयार था। उसे यकीन था कि शॉ मर चुका, लेकिन केट और कीको को इस पर पक्का यकीन नहीं था। काफी दूर गिरने के बाद भी शॉ अभी भी जिंदा, और वह अपने पीछे पोर्टल को बंद होते हुए देखता है। इतने लंबे समय तक एक्सिस मुंडी में रहने के असर से कीको बेहोश है। केट अपने पिता को मनाती है कि उन्हें वापस जाकर शॉ को बचाना चाहिए। 1957 में दक्षिणी चिली के सांता सोलेदाद में एक फ्लैशबैक में शॉ, कीको और बिली अभी भी वहीं अपना काम जारी रखे हुए। इस बार उनका इरादा यह साबित करना है कि समुद्री सांप होते हैं। खतरनाक भंवरों और चश्मदीदों की वजह से बिली को यकीन है कि वे सही रास्ते पर हैं। शहर के बीच में उन्हें एक अजीब कुआं मिलता है, जिस पर हर तरफ निशान बने हुए हैं। पब में गुस्से वाले लोकल लोग भी भरे हुए, जो बिली पर तुरंत हमला कर देते हैं जब वह दीवार पर लटकी एक कीमती म्यूटेंट मछली की तस्वीर लेने की कोशिश करता है। उनमें से एक आदमी, टॉमस, बिली पर हमला करने ही वाला था, लेकिन शॉ हालात को कंट्रोल कर लेता है और सब कुछ शांत कर देता है। यह अभी भी एक मुश्किल स्थिति है। जब लूसिया नाम की एक औरत बिली को डांस करने के लिए कहती, तो शॉ और कीको अपने फ्यूचर प्लान पर बात करते हैं। अभी कोरा को मोनार्क में शामिल होने और अपने दोस्तों को छोड़ने का ऑफर मिलता है। वह ब्रेंडा के साथ जाने से मना कर देती है। इसके बजाय केट कोरा से उनकी मदद करने के लिए कहती है। वह एक स्पीड बोट चुराते हुए टिम का ध्यान भटकाती है और कोंग आइलैंड की ओर निकल जाती है। एक स्टॉर्म वॉल आइलैंड को घेर लेती, जो ग्रुप के अंदाजे से ज्यादा तेजी से पास आ रही है। उनके पास यह पता लगाने के लिए शायद 6 घंटे, वरना वे बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वे एक बीच पर उतरते हैं और अंदर जाने की तैयारी करते हैं। यह कोई आम आइलैंड नहीं है। कॉर्न के अलावा यहाँ और भी कई खतरनाक जीव हैं। वे सीधे कॉर्न के इलाके में जाते, जहां वे उसे सोता हुआ पाते हैं। गैंग चुपके से निकलने में कामयाब हो जाता, लेकिन केट को कॉन्ग ने लगभग कुचल दिया। उन्हें आखिरकार जहाज मिल जाता, लेकिन वह खराब हालत में, और उन्हें पावर सप्लाई ठीक करनी है। जब केंटारो पावर ठीक करने जाता, तो उसका सामना एक मॉन्स्टर से होता, जबकि वह और कोर्रा मिलकर उसे चालू करने का काम करते हैं। केट अकेले में अपने पिता से उन राजों के बारे में पूछती है जो वह अपने 2 परिवारों के बारे में छिपा रहे हैं। हिरोशी माफी मांगता है और बताता है कि उस समय वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था। टिम जहाज पर कीको से मिलता है और उसकी काबिलियत की तारीफ करता है। वह चाहता है कि वह मोनार्क को उसकी पुरानी शान वापस दिलाए। कीको को लगता है कि वे स्कैनर का इस्तेमाल करके कांग से बचकर सुरक्षित अपने बेस पर लौट सकते, उसे बाईपास करते हुए। लेकिन वर्दुगो इस प्लान के लिए और जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं है। आखिरकार मोनार्क को केट और दूसरों के मिशन के बारे में पता चलता है। वे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाने से पहले वर्दुगो कोंग के उत्पात वाली रात का फुटेज दिखाता है। यहाँ कीको को कुछ बहुत जाना पहचाना लगता है। अफरा तफरी में भागते हुए अजीब जीव का कैमरा फुटेज
1957 में बार में लटके राक्षस के बचे हुए हिस्सों से मेल खाता है। डांस फ्लोर पर बिली को लूसिया से पता चलता है कि इस सारी दुश्मनी का कारण यह है कि शहर के लोग समुद्री जीव को भगवान की तरह पूजते हैं। बदले में समुद्र सब कुछ देता है। वे अपना राज बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, जरूरत पड़ने पर मार भी डालेंगे। उस रात बिली ने कीको और शॉ को वह सब कुछ बताया जो उसने सीखा था, जो लूसिया को यह दिखाने के लिए मना लेते हैं कि वे जाने से पहले क्या छिपा रहे हैं। वह उन्हें एक गुफा में ले जाती और निशानों के एक सेट से एक मॉन्स्टर का पता चलता है। अभी कीको मोनार्क के साथ जुड़ती है जब वे केट और दूसरों को वापस लाने के लिए कोंग आइलैंड पर हेलीकॉप्टर भेजते हैं। वे जल्दी से बेस और क्रैश साइट ढूंढ लेते, लेकिन हिरोशी इसे चालू करने में हिचकिचाता है। केट उसे ऐसा करने के लिए मना लेती, कीको और दूसरों को नजरअंदाज करते हुए जो उससे मशीन चालू न करने की गुजारिश करते। उन्हें डर है कि इससे उनकी दुनिया में खतरनाक जीव आ सकते हैं। केट उन्हें नजरअंदाज करती, मशीन चालू करती और शॉ जहाज को जमीन पर उतरते हुए देख लेता है। वह नुकीले जीवों के झुंड से आगे भागता है। शॉ जहाज के अंदर घुस जाता है और उसे चालू कर देता है। हालांकि शॉ दूसरी तरफ वापस जाने में कामयाब हो जाता, लेकिन वह अकेला नहीं है। बदकिस्मती से एक बड़ा टेंटेकल वाला जीव भी अंदर घुस जाता और अपने टेंटेकल से वर्दुगो को मार देता है। बाकी ग्रुप हैरान रह जाता है जब मॉन्स्टर वहां से चला जाता, जबकि शॉ पॉड में घुसे छोटे जीवों में से एक को मार देता और वह हमारी दुनिया में वापस आ जाता है। बदकिस्मती से वे काम को जगा देते हैं। वह गुस्से में आकर मशीन तोड़ देता, जिससे दरार बंद हो जाती है। वर्दुगो के मर जाने के बाद ग्रुप हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है और वहां से चला जाता, जबकि कांग इस बात से परेशान है कि एक और बड़ा जीव भागकर हमारी दुनिया में आ गया है। ली शॉ अभी भी जिंदा। जैसे ही वे उतरते, एक छोटा सा जीव हेलीकॉप्टर से कूदता है और डॉग के साथ साथ दौड़ता। टिम अब मोनार्क का इंचार्ज, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर की मौत के बाद कमांड संभालने की बारी उसकी। आइलैंड से सैटेलाइट कनेक्शन अभी कट गया, इसलिए वे उस जीव का पीछा तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें वॉशिंगटन से ऑर्डर नहीं मिल जाते। जब ली शॉ आता तो वह टिम से भिड़ जाता है और चेतावनी देता है कि अगर वे इस मॉन्स्टर का पीछा नहीं करते तो एक और जीडे आएगा। हिरोशी खुद को दोषी मानता है कि उसने इसे दरार से भागने दिया और केट को दोष देने से मना कर देता। केट को यह जानकर गुस्सा आता है कि उसके पिता उसे दोष नहीं दे रहे। दुर्भाग्य से उस छोटे जीव ने एक मोनार्क कर्मचारी पर हमला कर दिया। केट अब सोच रही है कि क्या उसे अपनी मां को फोन करना चाहिए। वॉशिंगटन ने टिम को उस जीव का पीछा करने का ऑर्डर दिया, लेकिन सेफ दूरी बनाए रखी। ली शॉ ने शुरू में यही सुझाव दिया और उसने टिम के साथ प्लान पर बात की। बदकिस्मती से वॉशिंगटन ने शॉ को हिरासत में लेने और उससे पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन यह देखकर कि शॉ ने मोनार्क की कैसे मदद की, टिम ने ऑर्डर वापस ले लिया और उसे मदद करने की इजाजत दे दी। शायद यह सही था, क्योंकि अब उस जीव की स्पीड काफी बढ़ गई थी। जब हिरोशी अपने नाखून काटता तो उसकी मां उसे ऐसा न करने के लिए कहती और वे दोनों इस पर हंसते। जब यह सब हो रहा होता तो छोटा जीव जहाज के चारों ओर दौड़ता। केट उसे देख लेती, जो गैलरी में। भागने के बजाय केट पास का फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेती। कोर्रा और केंटारो आते, लेकिन फ्लेयर से जीव को घायल करने के बावजूद वह जोर की आवाज करता है, जिससे बड़ा जीव उसकी ओर खींचता। अब बड़ा जीव मुड़ता है और उनकी ओर आने लगता। इस बीच 1957 में शॉ, कीको और बिल अभी भी उस इलाके में एक मॉन्स्टर के सबूत ढूंढ रहे। बिल को लगता है कि उसे गुफा की दीवारों पर बना एक मैप मिला। बिल दूसरों को बताता है कि उसे लगता है कि यह उस जीव का रास्ता है और वे इससे आगे निकल सकते। कीको डेटा इकट्ठा करने में बिजी है और वहीं रहना चाहती, इसलिए बिल अकेला चला जाता और शॉ उसके साथ रहती। जब शॉ और कीको गुफा की जांच करते तो कीको अपनी पिछली नाखुश अरेंज मैरिज के बारे में बात करती है और बताती है कि अब वह कितनी खुश है कि वह जैसे है वैसे रह सकती। तभी थॉमस और लूसिया आते। वे ली शॉ और कीको को उस रात एक फेस्टिवल में बुलाते। आइलैंड के लोगों का मानना है कि उस जीव को खुश करना जरूरी है ताकि उनके पास खूब सारी मछलियां हों। वहां शराब, गाना और डांस होता, लेकिन कीको नशे में होती। डांस के लिए बुलाए जाने से पहले वह बुदबुदाती है कि बिली को रुकना चाहिए था। अचानक कीको और शाओ गलती से किस कर लेते। इस बीच त्योहार एक डरावने रिवाज में बदल जाता। एक बड़ी मछली को बाहर लाया जाता
उसे उल्टा लटका दिया जाता और उसका खून चौकोर प्लेटफॉर्म पर फैला दिया जाता। कुछ खून लूसिया के सिर पर भी लगाया जाता। जब सब चले जाते तो लूसिया कीको और शॉ से भिड़ जाती है और उनसे कहती है कि उसने उन्हें जाने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए यह गांव का राज ही रहेगा। बदकिस्मती से कई छोटे जीव गांव पर हमला कर देते। वे झील की तरफ भागते जहां बड़ा जीव निकलता है और गांव को तबाह करना शुरू कर देता। कीको और शॉ को छिपना पड़ता। अब आज के समय में सभी को एहसास होता है कि बड़ा जीव छोटे जीव के लिए वापस आ रहा। शॉ को लगता है कि वे इसका फायदा उठा सकते। वे छोटे जीव को मोनार्क के जहाज से दूर ले जाने के लिए एक स्पीड बोट में बिठाते। शॉ बड़े जीव से आगे निकल जाता है और उसे पानी में फेंक देता। जब बड़ा जीव रुकता तो वह इतनी बड़ी लहर बनाता है कि शॉ लगभग मर ही जाता, लेकिन वह बच निकलता। कीको और ली शॉ एक नाव की ओर तेजी से दौड़ रहे हैं। दूर से एक दैत्य की दहाड़ सुनाई देती है। वह छोटे जीवों का स्वागत करता है और फिर चला जाता। कीको जल्दी जल्दी तस्वीरें खींच रही है और कह रही है कि बिली कितना बदनसीब है कि वह यह सब देखने से चूक गया। बदकिस्मती से इस अफरा तफरी के बीच शॉ की बंदूक कहीं खो गई। लूसिया और वहां मौजूद दूसरे लोग, जिनके शरीर पर कबीलाई निशान बने हुए हैं, इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उन दोनों पर हमला किया जाए या नहीं। एक आदमी हाथ में चाकू लहराते हुए शॉ पर झपटता, लेकिन शॉ उसे काबू कर लेता है और उसके हाथ से हथियार छीन लेता। लेकिन वहां बहुत ज्यादा लोग थे, इसलिए वे गांव छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए। उन्होंने कैमरा रोल निकाल लिए, कैमरा फेंक दिया और गांव वालों से छिप गए। लूसिया ने उन्हें देख लिया, लेकिन चुप रहने का फैसला किया। उन्हें एक पुरानी सुनसान झोपड़ी में पनाह मिली। इस बीच आज के समय में मोनार्क जहाज टोक्यो हार्बर पर आकर रुकता। कोरा केट को न जाने के लिए मनाने की कोशिश करती, लेकिन केट मना कर देती है। उसका मानना है कि दुनिया में एक नया मॉन्स्टर लाने की जिम्मेदारी उसी की। वह सैन फ्रांसिस्को लौट आती है और अपनी मां से मिलती। ये काफी अजीब बात, क्योंकि जहां केट के लिए तो बस कुछ ही दिन बीते थे, वहीं उसकी मां ने उसे 2 सालों से देखा ही नहीं था। जहाज को काफी नुकसान पहुंचा और बैरिस बोर्ड के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर इस बात को सबसे छिपाकर रखना चाहता, ताकि नए मॉन्स्टर की खबर से लोगों में दहशत न फैल जाए। कीको और हिरोशी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वे छोटे टाइटन की आवाज की नकल करके उसे बाहर निकाल सकते हैं। असल में हिरोशी एक ऐसे प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है जो ठीक यही काम कर सकता। टिम को कमांड सेंटर में बुलाया जाता, जहां उसकी मुलाकात जेसन ट्रिसॉप नाम के एक आदमी से होती। वह एपेक्स साइबरनेटिक्स में स्पेशल प्रोजेक्ट्स का हेड। बाहर एक मॉन्स्टर होने की वजह से उसने फिलहाल के लिए मोनार्क का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वह उस जीव को ट्रैक करने के लिए एक लॉन्ग वेव सोनार पर काम कर रहा। चूंकि टिम ने मॉन्स्टर को खो दिया था, इसलिए अब जेसन उसे ढूंढने वाला है और अब से आउटपोस्ट 18 का पूरा काम उसकी टीम संभालेगी। एपेक्स एक बहुत बड़ी टेक कॉरपोरेशन जो बायोमेडिकल रिसर्च और न्यूरल इम्प्लांट्स जैसी चीजों पर काम करती। उन्हें साफ दिख रहा है कि यहां बहुत सारा पैसा बनाने का मौका। आखिर में टिम और बाकी सब हिरोशी के प्लान को फॉलो करने का फैसला करते हैं। अपनी वर्कशॉप में हिरोशी अपना प्रोटोटाइप दिखाता। यह डॉक्टर सुजुकी के असली डिजाइन पर आधारित है, ठीक वही डिवाइस जिसका इस्तेमाल उन्होंने गॉडजिला को बुलाने के लिए किया था। अब उसे बस उस मशीन की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है ताकि वह उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर को बुला सके। ऐसा करने के लिए हालांकि उन्हें कुछ खास पार्ट्स की जरूरत। इस बीच केइको को पता चलता है कि हिरोशी के 2 परिवार हैं। हालांकि शॉ एक तरफ हट जाता है और कहता, यह उसकी कहानी है, तुम्हें इस बारे में उससे ही बात करनी चाहिए। जब केइको उसे जवाब के लिए जोर डालती तो हिरोशी सच बता देता है और समझाता है कि उसे 2 अलग अलग औरतों से प्यार कैसे हो गया। उसे लगा था कि वह नहीं समझेगी, लेकिन मजे की बात यह है कि वह उसकी हालत को पूरी तरह से समझ जाती। बीते समय में उस खाली केबिन के अंदर कीको को एहसास होता है कि शॉ घायल। वह उसके जख्मों की मरहम पट्टी करने में मदद करती और फिर वे इस बात पर बहस करने लगते हैं कि आखिर वे हर समय खतरों से क्यों घिरे रहते हैं। शॉ समझाता है कि वह कीको को इन सब चीजों का अकेले सामना करने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसके बाद वे एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और केबिन में साथ समय बिताते हैं। अगली सुबह बिली लौट आता। कीको ली के लिए एक नोट छोड़ती, जिसमें वह लिखती है कि उसने हमेशा ली से प्यार किया, लेकिन उसका दिल अब बिली के पास। अगर बिली को यह सच पता चल गया तो वह पूरी तरह से टूट जाएगा।
शायद किसी दूसरी दुनिया या किसी दूसरे जन्म में वे फिर से मिल सकें, लेकिन अभी के लिए उन्हें अलग होना ही होगा। जब ली वह नोट पढ़ता तो वह टूट जाता है और शराब पीने लगता। वर्तमान में टिम कोरा से मिलता है और उसे एक जासूस के तौर पर काम करने का ऑफर देता। वह चाहता है कि कोरा ब्रेंडा की जॉब का ऑफर मान ले, लेकिन असल में यह पता लगाए कि वहां चल क्या रहा। कोरा अपनी बातों से आसानी से कंपनी में घुस जाती है और तुरंत एपेक्स की फाइलों को खंगालना शुरू कर देती। उसे पता चलता है कि एपेक्स शुरू से ही इस ग्रुप का पीछा कर रहा, लेकिन बदकिस्मती से एपेक्स ने प्रोटोटाइप चुरा लिया है और अब बहुत देर हो चुकी। जब हिरोशी को एहसास होता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई, तो वह पूरी तरह हिम्मत हार जाता। वह अपनी मां से बहस करता है कि वह 11 साल की उम्र से ही एक अनाथ की तरह पला बढ़ा, क्योंकि बिली भी उसे छोड़कर चला गया था। केई को हैरान रह जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल 1962 में जब छोटा हिरोशी अंकल ली के सूटकेस से उनके चाकू के साथ खेल रहा था, तब बिली को वह नोट मिल गया था जो केइको ने ली के लिए लिखा था। उस नोट में केइको ने अपनी भावनाओं के बारे में सब कुछ विस्तार से लिखा था, जिसे पढ़कर बिली को सब सच पता चल गया। 1962 में कीको का लेटर पढ़कर बिली बहुत दुखी हुआ। उसने अपना सामान पैक किया और टाइटन्स के माइग्रेशन ट्रेल के पीछे जंगल में निकल पड़ा। साल बीतते गए और अकेले भटकते हुए बिली की जिंदगी खराब होती गई। 2015 में एपेक्स के लिए काम करने वाले किसी व्यक्ति ने आर्काइव्स से बिली की फाइलें और जर्नल चुरा ली। जब गॉडजिला की चेतावनी जारी थी, तब 2 सर्फर अमेरिकन समोआ के ओफू बीच तक पहुंच गए। वे उन लहरों पर सर्फ करने के लिए मरने को तैयार थे। जैसे ही वे पानी में उतरे, मुसीबत आ गई। एक मोनार्क पेट्रोल बोट ने उन्हें पानी से बाहर निकाल दिया और वे बिना मन के किनारे की ओर वापस चले गए। अचानक रेत से बहुत सारे मिनी टाइटन्स निकले और पानी की ओर दौड़े, और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ठीक बोट के नीचे आ गया। उसने मोनार्क की बोट को पकड़ा और सीधे पानी में खींच लिया। इस घटना से मोनार्क के हेडक्वार्टर में अफरा तफरी मच गई, जो अब एपेक्स के कंट्रोल में था। इस बीच केट सैन फ्रांसिस्को के एक बीच पर जागती। वह कंफ्यूज्ड, उसके फोन पर हिरोशी के कई मिस्ड कॉल हैं। जब उसे दूर से दहाड़ सुनाई देती है तो वह पानी की तरफ लड़खड़ाती। उसे लगता है कि यह गॉडजिला हो सकता, लेकिन असल में यह एक टेंटेकल वाला मॉन्स्टर है जो सीधे उनकी तरफ आ रहा। फ्लोरिडा में कीको, हिरोशी, कोर्रा और केंटारो एक मॉटल के कमरे में मिलते हैं। वे अभी सेटल भी नहीं हुए थे कि सैन फ्रांसिस्को के लिए एक वार्निंग आ जाती। जैसे ही केट घर जाती, एस्थर की नाम की एक औरत उसे पहचान लेती। वह उस बच्चे की मां है जिस पर स्कूल बस में गॉडजिला ने हमला किया था। वह केट को थैंक यू बोलती है, क्योंकि अगर केट ने उस दिन उसके बेटे को नहीं बचाया होता तो वह जिंदा नहीं होता। शॉ को लगता है कि सबसे अच्छा प्लान मॉन्स्टर को सैन फ्रांसिस्को से दूर ले जाना। बाकी लोग थोड़े हिचकिचाते हैं, लेकिन शॉ के पास एक आइडिया। शॉ एक बार में नशे में होने का नाटक करता है और अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता। इस अफरा तफरी में केंटारो एक एपेक्स वर्कर का बैग चुराकर कीको को दे देता। कीको इसे हिरोशी को देती, जो अंदर एक डिवाइस लगा देता। केंटारो और बाकी लोग ब्रेंडा की कार में तोड़फोड़ करते हैं। कोरा अंदर जाती है और डिवाइस को एक्टिवेट करती, जिससे एक नकली रेडिएशन लीक सिग्नल जाता। इस बहाने सभी लोग हैजमैट सूट पहनते हैं और चुपके से अंदर चले जाते हैं। उन्हें वहां जीवों के बंदी होने का सबूत मिलता। कोरा ब्रेंडा का कंप्यूटर हैक कर लेती है और हिरोशी और कीको को बेसमेंट तक पहुंचने में मदद करती। जैसे ही ब्रेंडा ऑफिस में साइकिल चलाकर आती, कोरा का काम रुक जाता। रेडिएशन लीक को गलत अलार्म घोषित कर दिया जाता और अब कोरा को ब्रेंडा का ध्यान भटकाना होगा। लेकिन जब ब्रेंडा उसे बताती है कि कोरा के कोड का इस्तेमाल करके उन्होंने टाइटन्स के गुस्से को कंट्रोल कर लिया है और मिनी टाइटन्स को वश में कर लिया, तो कोरा हैरान रह जाती। वे न्यूरोलॉजिकल लेवल पर अपने दिमाग को बदल रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कोरा ने अपना कोड डिलीट कर दिया, इसलिए वे अपना ओरिजिनल असर बनाए नहीं रख सकते। ब्रेंडा को यकीन है कि दुनिया को बचाने का यही एकमात्र तरीका है, टाइटन्स के साथ शांति से रहना। जब कोर्रा सोच रही होती है कि क्या करे, तो ब्रेंडा कहती है कि उसे पता है कि कोर्रा सुजुकी डिवाइस चुराने आई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एपेक्स ने डिवाइस सिर्फ इसलिए लिया ताकि वे एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकें और उसका सॉल्यूशन बता सकें। इस बीच बेसमेंट में शॉ और केंटारो एक साथ मिलकर बंदी जीवों को आजाद करने का काम करते हैं, ताकि एक और ध्यान भटकाया जा सके। शॉ दरवाजे खोलता है और उन्हें बिल्डिंग के अंदर छोड़ देता
और उन्हें मवेशियों की तरह इकट्ठा कर देता। जैसे ही जीव एपेक्स बिल्डिंग में भागने लगे, अफरा तफरी मच गई। इस बीच कोरा ने मौके का फायदा उठाया और ब्रेंडा के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके सुजुकी डिवाइस का दरवाजा खोल दिया, लेकिन डिवाइस टुकड़ों में बिखर गया। हिरोशी को लगा कि वह केट को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इस बीच एपेक्स अपनी पूरी सेना के साथ सैन फ्रांसिस्को के तट पर पहुंचा, लेकिन उसे राक्षस का कोई निशान नहीं मिला। टिम ने एपेक्स के सारे इक्विपमेंट बंद करने और सिस्टम को मोनार्क पर शिफ्ट करने का फैसला किया। मोनार्क के सोनार ने कुछ डिटेक्ट किया, लेकिन वह राक्षस नहीं बल्कि एक व्हेल थी। वे बहुत देर से एक व्हेल का पीछा कर रहे थे। टिम को एहसास हुआ कि यह एक चाल थी और उसने शिकार रोक दिया। जब शॉ ने हिरोशी को यह खबर बताई तो उसे राहत मिली। तभी केंटारो ने लाइट जलाई और दीवार पर एक बड़ा सा मैप देखा। उसमें बिली के जर्नल की सारी फाइलें और उसका लेटर था। यह बिली की जिंदगी का काम था, टाइटन्स के पूरे रास्ते का मैप बनाना। एपेक्स को शुरू से ही पता था कि मॉन्स्टर कहां जा रहा। वह सैन फ्रांसिस्को नहीं जा रहा था, बल्कि वापस सोलेदाद जा रहा था, जहां वह पहली बार दिखा था। बाहर निकलते समय कोरा ने मॉन्स्टर को रोकने में मदद करने के लिए एपेक्स के साथ रहने का फैसला किया, लेकिन जब बाकी लोग मोटल पहुंचे तो केट वहां खड़ी थी। सबके इकट्ठा होने के बाद वे मॉन्स्टर को खोजने के लिए तैयार हुए, लेकिन तभी हिरोशी ने कीको का शॉ को लिखा लेटर पढ़ा। टोक्यो 1990। हिरोशी केट को गुड नाइट कहता है और उसके लिए वही गाना गाता है जो उसकी मां बचपन में उसके लिए गाया करती थी। इसके बाद वह अपने दूसरे परिवार एमिको और उनके नवजात बेटे से मिलने जाता। एमिको बताती है कि उसने बच्चे का नाम हिरोशी के पिता बिल के नाम पर रखने के बारे में सोचा था, लेकिन हिरोशी बताता है कि बिल असल में उसका सौतेला पिता था और उसके असली पिता का नाम केंटारो था। वर्तमान में कीको का एक खत पढ़ने के बाद हिरोशी गुस्से से आग बबूला हो जाता। केइको का दावा है कि ली के साथ जो कुछ हुआ वह महज एक बार की गलती थी, लेकिन उस खत से यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि असलियत कुछ और ही थी। अब हिरोशी को समझ आ गया है कि बिल घर छोड़कर क्यों चले गए थे। फिर भी केइको यह मानने को तैयार नहीं है कि बिल का घर छोड़कर जाना उसकी बेवफाई का ही नतीजा था। बाहर ली हिरोशी से बात करता है और उससे कहता है कि उसे दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करके अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारी मां अब तुम्हारे साथ। मैं केइको की उलझी हुई भावनाओं को समझ गया हूं और मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया, और तुम, खासकर तुम, तो यह बात अच्छी तरह जानते ही होगे, क्योंकि तुम्हारी अपनी हालत भी तो काफी हद तक वैसी ही। फ्लाइट में जब पूरा ग्रुप साउथ अमेरिका की तरफ उड़ रहा होता तो केट उन्हें उस अजीब आवाज के बारे में बताती है जो उसने समुद्र में सुनी थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह आवाज उसे बुला रही हो। हालांकि केट यह भी मानती है कि उस समय वह शायद किसी नशे के असर में थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ होगा। सांता सोलेदाद में एपेक्स टीम अपना बेस बना रही और ब्रेंडा सभी कामों की देखरेख कर रही। कोरा भी वहीं मौजूद। ब्रेंडा उसे भरोसा दिलाती है कि कोरा ने जो कोड बनाया वही इस पूरे गेम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इस बीच टिम अधिकारियों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि वे टेंटिकल मॉन्स्टर को पकड़ने में उनकी मदद करें। टिम जानता है कि वे गलत जगह पर खोज कर रहे हैं, लेकिन उसे यह साबित करना होगा। प्लेन में मॉन्स्टर की सिचुएशन पर बात होती। कीको बताता है कि स्कल आइलैंड पर सुजुकी डिवाइस को एक्टिवेट करने से मॉन्स्टर जाग गया, जिससे वह समय से पहले एक्सिस मुंडी से बाहर आ गया। एपेक्स को यह पता है और वह न्यूरल इम्प्लांट के जरिए मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए एक कोड पर काम कर रहा। एपेक्स को पता चलता है कि ली शॉ और उसका ग्रुप साउथ अमेरिका आ गया। ब्रेंडा जेसन को उनका ध्यान रखने के लिए कहती है ताकि वे उनके काम में दखल न दें। शॉ और बाकी लोग मोनार्क आउटपोस्ट 27 की ओर जाते हैं, जो पूरी तरह खाली। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मॉन्स्टर के लौटने का 10 साल इंतजार किया और फिर अपना सामान पैक करके चले गए। इलाके में खोजबीन करते हुए कीको को बिली का कुछ सामान मिलता, जिसमें हिरोशी की बचपन की एक ड्राइंग भी शामिल। बाहर आने पर कीको हिरोशी से चिट्ठी के बारे में पूछती। हिरोशी मानता है कि यह जानकर उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है कि उसने अपने पिता को निराश नहीं किया, बल्कि कीको ने किया। कीको को भी बहुत बुरा लगता, क्योंकि उसने उस गहरी खाई में जाने के अपने फैसले की वजह से अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी के कई साल खो दिए। उस रात शॉ और बाकी लोग कोर्रा को उस पुराने घर में ले जाते हैं जहां वे छिपे हुए हैं।
वे उससे एपेक्स के प्लान के बारे में पूछते हैं। कोर्रा को लगता है कि वे एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन असल में इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ली कहता, जिसके पास भी टाइटन्स को कंट्रोल करने की चाबी होगी वह उन्हें चुप रख सकता है या किसी खास ग्रुप या जगह पर हमला भी कर सकता। ये एक ऐसा हथियार बन जाएगा जिसे सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेचा जा सकता। फिर अचानक जमीन जोर जोर से हिलने और कांपने लगती। टेंटिकल मॉन्स्टर आ गया है। जमीन पर अफरा तफरी मच जाती और ली, शॉ और बाकी लोग इस अफरा तफरी के बीच फंस जाते हैं। केट किनारे से मॉन्स्टर की आवाज सुनती है और उसे पास से देखने जाती, जबकि बाकी लोग घायल शॉ का ध्यान रख रहे होते हैं। मॉन्स्टर किनारे पर उतरता है और सीधे केट की आंखों में देखता। एपेक्स के सदस्य मॉन्स्टर पर अपने न्यूरल चार्ज फायर करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उस जीव में इतने सारे न्यूरॉन होते हैं कि पहला चार्ज काफी नहीं होता और एक डेटा स्पाइक से सब कुछ गड़बड़ हो जाता। राक्षस गुस्सा हो जाता है और पूरे गांव को तबाह करना शुरू कर देता। ब्रेंडा चाहती है कि इसे तुरंत ठीक किया जाए, लेकिन कोरा जोर देती है कि इसे और समय चाहिए। जब राक्षस बेकाबू हो जाता तो ब्रेंडा सभी को जाने के लिए कहती। इसके बाद भगदड़ में हिरोशी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में बुरी तरह घायल हो जाता है और खून बहने लगता। जब दूसरे लोग मदद लाने की कोशिश करते हैं तो हिरोशी की मां उसके लिए गाना शुरू कर देती। हिरोशी और केट भी साथ में गाते हैं। हंगामे के बीच मोनार्क आता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। हिरोशी मर जाता। 2 हफ्ते पहले स्कल आइलैंड पर केंटारो कोंग का स्केच बना रहा था। तभी कोंग ने अचानक उसे देख लिया। उसे देखकर केंटारो मुस्कुराया, लेकिन कोंग ने उस पर जोर से दहाड़ा और केंटारो डर के मारे वहां से भाग गया। बेस पर वापस आकर हिरोशी ने उसे देखा। उसकी ड्राइंग देखने पर उसने एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। उसने बताया कि उसे अलास्का में एक दरार मिली थी और जैसे ही उसने उसमें कदम रखा वह तुरंत अफ्रीका पहुंच गया। जब तक वह बाहर निकला पूरा 1 साल बीत चुका था। उसने यह बात केंटारो से छिपाई थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसके नक्शे दम पर चले। हालांकि अब जब वे साथ काम कर रहे थे तो हिरोशी को लगा जैसे उसने वह खोया हुआ साल वापस पा लिया हो। आज के समय में हिरोशी की मौत के बाद पूरा ग्रुप उसे आखिरी विदाई देता। डॉक्टर सुजुकी आते हैं और शॉ को इतना बूढ़ा देखकर हैरान रह जाते हैं। केट माफी मांगती है कि केंटारो अपने पिता को आखिरी बार अलविदा भी नहीं कह सका। केंटारो गुस्से में पूछता है कि गॉडजिला केट की गंदगी साफ करने कब आएगा। सुजुकी को सबसे मिलवाया जाता है और वह उन्हें अपने घर बुलाता। ली हिरोशी की कब्र पर जाता है और कहता, मैं सब कुछ ठीक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा, ये मेरा वादा। उस रात सुजुकी बताता है कि कैसे आइलैंड पर गॉडजिला की घटना के बाद उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। उसकी रेप्यूटेशन खराब हो गई थी और उसके सारे इन्वेंशन बर्बाद हो गए थे। लेकिन तभी हिरोशी आया और सुजुकी के डिवाइस के बारे में पूछा और एक नया बनाने की बात की। उसे पता है कि टाइम डायलेशन में क्या गड़बड़ हुई थी, इसलिए शॉ अपने एक्सपर्ट नॉलेज का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बुलाना चाहता है ताकि टेंटिकल मॉन्स्टर को खत्म किया जा सके। वर्जीनिया मोनार्क हेडक्वार्टर 1958। शॉ को कीको और बिली से मिले 6 साल हो गए हैं, लेकिन वे अब साथ काम नहीं कर रहे हैं। शॉ का प्रमोशन हो गया है और मैरीलैंड में ट्रांसफर हो गया। उसे लगता है कि यह सबके भले के लिए। ली शॉ अपने पिता कर्नल लेलैंड से मिलने जाता, जिनसे वह 5 साल से नहीं मिला। अब जब उनकी पोस्टिंग एक ही स्टेशन पर होने वाली तो उसके पिता जश्न मनाने के लिए शराब पीना चाहते हैं। कर्नल लेलैंड को शक है कि ली ने मोनार्क क्यों छोड़ा और उसे शक है कि इसके पीछे कोई लड़की होगी। ली कहता है कि यह कीको थी, जिसे वह दुनिया की सबसे तेज दिमाग वाली मानता। उसके पिता का मानना है कि ली ने पीछे हटकर सही काम किया। अगली सुबह ली को बहुत ज्यादा हैंगओवर होता है और वह जनरल पकेट को रिपोर्ट करने के लिए दौड़ता। उसके पिता उसे रोकते हैं और नाश्ते पर जोर देते हैं। 2 घंटे बाद कर्नल लेलैंड ने घोषणा की कि उन्होंने ली को वियतनाम ट्रांसफर कर दिया। उनका मानना है कि यह ली के करियर के लिए सबसे अच्छा तरीका, लेकिन ली का नजरिया बिल्कुल अलग। शॉ को डर है कि उसकी जिंदगी और भविष्य उसके पिता जैसा हो जाएगा, इसलिए वह वापस लौटने और कीको और बिली के साथ काम करने का फैसला करता और अपनी भावनाओं को अपने काम में दखल नहीं देने देता। आजकल कोर्रा केंटारो के घर जाती है और फ्यूनरल में न आ पाने के लिए माफी मांगती। वे दोनों सोटा के बार में जाते हैं, जो नए मैनेजमेंट के तहत काफी बदल गया। कोर्रा केंटारो को खुश करने की कोशिश करती, लेकिन वह उसे गलत समझ लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता।
जब कोर्रा मना करती तो वह गुस्से में उससे कहता है कि उसे उसमें नहीं बल्कि केट में इंटरेस्ट। बार में अकेले बैठे केंटारो के पास इसाबेल नाम की एक लड़की आती। वह टीवी पर जी-डे की फुटेज देखते हुए उसके साथ फ्लर्ट करती। जब उसे पता चलता है कि वह वॉल्टर सिमंस की बेटी, तो केंटारो को गुस्सा आता। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा। जब केंटारो घर जा रहा होता तो एक टाइटन अलर्ट बजता और टेंटिकल वाला मॉन्स्टर जापान के समुद्र में दिखाई देता। केंटारो की मां उसे सड़क पर देखती, ठीक उसी समय जब गॉडजिला पास की एक बिल्डिंग पर कोई भारी चीज फेंकता। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और मलबे में दब जाते हैं। केंटारो को कोर्रा दिखाई देती और वे दोनों भागने लगते हैं। तभी केट आती है और कहती है कि सब ठीक, क्योंकि गॉडजिला और मॉन्स्टर शहर की सड़कों पर लड़ते हैं। शुक्र, यह सब सिर्फ एक सपना था। केंटारो जागता है और इसाबेल को फोन करता। केट और कीको चुपचाप बैठी हैं, पानी में पैर लटकाए बातें कर रही हैं। अचानक केट के पैरों के पास पानी में हलचल होने लगती। कीको को तुरंत एहसास होता है कि यह वही हलचल है जो टेंटिकल मॉन्स्टर के पास होने पर होती। इस बीच शॉ कहता है कि वह एक्सिस मुंडी से गॉडजिला को लाना चाहता है और मॉन्स्टर को खत्म करना चाहता। कीको और केट गुस्सा हो जाती है क्योंकि ली गॉडजिला को शिकार करने वाले कुत्ते की तरह इस्तेमाल करना चाहता। लेकिन ली को लगता है कि जीतने का यही एकमात्र तरीका। अगले दिन कीको एक टेस्ट करने का फैसला करती। वह केट को एक स्कैनर देती है और उसे पानी के नीचे भेजती है ताकि देख सके कि सिग्नल कैसे काम करता। जब केट पानी के नीचे होती, कीको मॉन्स्टर की चीखें सुनती। रिकॉर्डिंग दोबारा सुनने पर उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर असल में डरा हुआ और कंफ्यूज। ली और सुजुकी माउंटोसोर जाते हैं। सुजुकी को अपनी मशीन चेक करनी, जिसके लिए ली को रिफ्ट के बहुत करीब जाना होगा। जैसे ही ली सही जगह पर पहुंचता, सुजुकी मशीन चालू कर देता। रिफ्ट एक्टिवेट हो जाता और सुजुकी की मशीन कुछ अजीब चीज डिटेक्ट करती। ली पूछता, क्या वह गॉडजिला है? लेकिन सुजुकी को पक्का नहीं पता। सुजुकी कहता है कि उसकी मशीन की रीडिंग साफ नहीं। तभी ली के वॉकी टॉकी पर एक आवाज आती। ली पूछता है कि यह कौन, और जवाब सुनकर वह चौंक जाता। यह मेजर ली शॉ, मेरी टीम मारी गई, मुझे यहां से निकालो। आवाज जवान ली शॉ की थी। 1962 में ली शॉ एक पोर्टल के जरिए एक्सिस मुंडी की यात्रा करते हैं। वहां पहुंचने पर उनका विमान क्रैश हो जाता और 6 दिन बीत जाते हैं। शॉ को एहसास होता है कि बेहतर सिग्नल पाने के लिए उन्हें किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। 15 दिन बाद आखिरकार उनके रेडियो पर एक सिग्नल आता। वर्तमान समय में हैरान सुजुकी शॉ को बताते हैं कि उन्होंने ऑनवर ग्लास एक्सपीडिशन की फ्रीक्वेंसी पकड़ ली। चूंकि वहां समय का बहाव अलग, इसलिए सिग्नलों का देर से पहुंचना और चीजों के घटने का अनोखा तरीका पूरी तरह से समझ में आता। सुजुकी शॉ से कहती है कि वह अपने छोटे रूप से बात करे और उसे ठीक वही बात कहे जो उसे सुनने की जरूरत। बड़ा शॉ वादा करता है कि वह उसे वहां से बाहर निकाल लेगा। इस बीच कीको और केट उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर से आ रहे सिग्नलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। केई को जानती है कि उस राक्षस को वापस एक्सिस मुंडी भेजने की चाबी केट के पास। वे दोनों साथ मिलकर एक गांव जाते हैं जहां उन्हें उम्मीद है कि उन्हें कुछ अहम सुराग मिलेंगे। चूंकि टेंटिकल मॉन्स्टर अपने तय रास्ते से भटक गया, इसलिए अब उन्हें इस समस्या का हल ढूंढने का एक नया रास्ता मिल सकता। बिली की डायरी में एक खास जगह को निशान लगाया गया है। वहां गांव की औरतें शायद इस मॉन्स्टर के बारे में सच बता पाएं, जिससे वे उसे और नुकसान पहुंचाने से रोक सकें। केंटारो अपना सामान पैक करता है और जवाबों की तलाश में अकेले ही थाईलैंड के फुकेत के लिए निकल पड़ता है। वहां उसकी मुलाकात इसाबेल से होती। बड़े शॉ को एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि जब वह मॉन्स्टर सो रहा हो तो वे अपने छोटे रूप की मदद से उस पर एक ट्रैकर लगा सकते हैं। अचानक एक बिजली का तूफान आ जाता और शॉ अपने छोटे रूप को वहां से हट जाने की चेतावनी देता। छोटे शॉ को वहां केइको के होने का सबूत मिलता, लेकिन बड़ा शॉ उससे रुकने की गुजारिश करता। ली शॉ बताता है कि असल में वह अपने ही बड़े रूप से बात कर रहा। वे उन जख्मों के बारे में बात करते हैं जो उन दोनों के शरीर पर हैं और केइको के लिए अपने साझा प्यार को याद करते हैं। लेकिन केइको उसके लिए इतनी अहम है कि बूढ़ा शॉ सोचने लगता है कि क्या सब कुछ बदल देना सही होगा, जिससे पूरी टाइमलाइन ही बदल जाए। जवान शॉ केइको को देख सकता है और उसके पास पहुंचना चाहता, लेकिन वह अपने बूढ़े रूप से पूछता है कि ऐसा न करने का उसे सिर्फ एक कारण दे। बूढ़ा शॉ जवाब देता है कि यही वह पल है
जब उन्हें उसे जाने देना होगा, ताकि वह उस रास्ते पर चल सके जो उसके लिए तय। इसके बाद बूढ़ा शॉ अपने जवान रूप को पास आते राक्षसों से बचने में मदद करता। वह किसी तरह उस टेंटेकल वाले राक्षस को ढूंढ लेता है और उस पर एक ट्रैकर लगा देता। नतीजतन वह मॉन्स्टर चट्टान से जाग उठता है और आजाद हो जाता। टिम कोरा को मोनार्क ले जाता है और उसके डिवाइस को लेकर उसे डांटता। उसका मानना है कि उस टेंटेकल वाले मॉन्स्टर के साथ न्यूरल लिंक बनाने की कोशिश की वजह से ही वह अपने तय रास्ते से भटक गया, जिससे उसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो गया। चूंकि कोरा के कोड में ही इसका हल छिपा, इसलिए वह मदद करने के लिए राजी हो जाती। इसी बीच केंटारो थाईलैंड में इसाबेल सिमंस के शानदार घर पहुंचता है। यह एक ऐसा घर है जिसे उसके पिता ने वर्षावन संरक्षण के एक अधूरे प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर बनवाया था और बाद में उसके 21वें जन्मदिन पर उसे तोहफे में दे दिया था। वह बताती है कि माया के जन्म से ठीक 1 साल पहले सिम्पसन्स ने उसे गोद लिया था। कई सालों तक IVF के असफल प्रयासों के बाद माया का आना किसी चमत्कार जैसा लगा। इसके बाद इसाबेल के माता पिता ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया। वह कहती है कि वह एपेक्स से उतनी ही नफरत करती है जितनी केंटारो मोनार्क से करता, और वह केंटारो की मदद से एक नई दुनिया बनाना चाहती। इस बीच केट को एक कुएं के नीचे से टाइटन की आवाज सुनाई देती है और वह जवाब खोजने के लिए खुद उसमें उतरने का फैसला करती। कीको उसे ऐसा करने में शामिल खतरों के बारे में चेतावनी देती, लेकिन आखिरकार केट कीको को मनाने में कामयाब हो जाती है और नीचे उतर जाती। नीचे पहुंचने पर उसे आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देती हैं और उसे एहसास होता है कि गांव की औरतें शायद उन्हीं आवाजों को सुनने के लिए ही वहां नीचे गई होंगी। उसे नहीं लगता कि टाइटन खतरनाक है, बल्कि उसे लगता है कि उसे बस मदद की जरूरत। इस बीच शॉ अपने छोटे साथी को वापस सही रास्ते पर ले आता। यह सब हो जाने के बाद वह सुजुकी को अलविदा कहता और इस बात का इशारा देता है कि शायद यह उसका आखिरी मिशन हो सकता है। हालांकि तभी अचानक स्कैनर्स पर एक टेंटिकल्स वाला मॉन्स्टर दिखाई देता और मोनार्क टीम जमीन की ओर बढ़ते हुए उसकी हरकतों पर नजर रखती। ली शॉ उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के रेत के टीलों के बीच गाड़ी चला रहे हैं। किसी तरह वह समुद्र तट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां वह टेंटिकल्स वाला विशालकाय जीव दर्द से कराहता हुआ पड़ा। वह देखते हैं कि वह जीव अपने टेंटिकल्स को रेत में बहुत गहराई तक गाड़ रहा, जबकि सतह पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा लगता है मानो वह जीव अपने शरीर का कोई कटा हुआ अंग फिर से बना रहा हो। इसी बीच मोनार्क आउटपोस्ट 18 पर बैरिस को अमेरिका के रक्षा सचिव का एक बेहद जरूरी फोन आता। ऑस्ट्रेलिया ने आपसी टाइटन रक्षा संधि के तहत मदद की गुहार लगाई। सेक्रेटरी टेंटिकल मॉन्स्टर के खिलाफ एक टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बैरिस उन्हें याद दिलाते हैं कि इन जीवों के खिलाफ हथियार बेअसर होते हैं, लेकिन सेक्रेटरी जोर देकर कहते हैं कि अब टेक्नोलॉजी में काफी सुधार हो चुका। वह बताते हैं कि न्यूक्लियर वॉरहेड 3 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी समय कोरा और केको बैरिस से मिलने आते हैं। वे समझाते हैं कि ली शॉ गैमा रेडिएशन डिवाइस का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बीच की ओर खींचना चाहते हैं, ताकि गॉडजिला वहां आकर टेंटिकल मॉन्स्टर से लड़ाई करे। यह सुनकर बैरिस पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाते हैं। जमीन पर उतरने के बाद से ही उस टेंटिकल वाले राक्षस की ताकत लगातार बढ़ती जा रही। जहां ज्यादातर लोग इसे तबाही का संकेत मानते हैं, वहीं केट की राय इससे अलग। अगले 3 घंटों के अंदर जहाजों के जरिए न्यूक्लियर मिसाइलें पहुंचने वाली हैं। केट और केइको का मानना है कि अगर वे उस राक्षस को सफलतापूर्वक उसके असल रास्ते पर वापस भेज पाएं, तो वह हमला नहीं करेगा और इस तरह बेकसूर लोगों की जान बच जाएगी। जब कोरा को पता चलता है कि केंटारो इसाबेल से मिलने थाईलैंड गया, तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हालांकि केंटारो इस बात को मामूली कहकर टाल देता। हेलीकॉप्टर की ओर जाने से पहले केट केंटारो से बात करने की कोशिश करती। वह जानती है कि वह अभी भी अपने पिता को खोने के गम में डूबा हुआ। वह उसे पीछे रुकने की सलाह देती है और चेतावनी देती है कि यह मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक। लेकिन केंटारो गुस्से से कहता है कि इस मिशन का हिस्सा बनने का उसे भी पूरा हक। शॉ उस मॉन्स्टर को खत्म करने पर तुला हुआ, इससे पहले कि वह और कोई नुकसान पहुंचा सके। फिर भी जब वह केट और दूसरों को हेलीकॉप्टर में आते देखता, तो वह हैरान रह जाता। उनका हेलीकॉप्टर मॉन्स्टर के ऊपर उड़ रहे पक्षियों के झुंड से टकरा जाता है और क्रैश हो जाता। खुशकिस्मती से सभी बच जाते हैं,
लेकिन एक बहुत बड़ा संकट आने वाला। दक्षिण प्रशांत महासागर में कहीं गॉडजिला जाग उठता। ली शॉ, केइको और दूसरों से मिलने के लिए दुर्घटना स्थल पर तेजी से पहुंचता और उनसे पूछता है कि वे वहां क्या कर रहे हैं। उनकी योजना को लेकर उनके बीच बहस छिड़ जाती और शॉ उन्हें याद दिलाता है कि वह टेंटिकल मॉन्स्टर कोई मासूम जीव नहीं है, उसके हाथ भी खून से रंगे हैं। इस बीच कोरा एक गुप्त जगह मोनार्क एसेट मैनेजमेंट पर ब्रेंडा से मिलने जाती। कोरा ने सभी फाइलों की जांच कर ली है और उसे एहसास हो गया है कि ब्रेंडा झूठ बोल रही थी जब उसने दावा किया था कि उसने एपेक्स के प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर काम किया था। ब्रेंडा सांता सोलेदाद घटना की पूरी जिम्मेदारी लेती है और कोरा से कहती है कि वह इस मामले को यहीं खत्म कर दे, लेकिन कोरा उससे इसाबेल और केंटारो के बारे में सवाल करती। बीच पर हलचल मच जाती है। टेंटेकल्स वाला मॉन्स्टर एकदम शांत खड़ा, मानो किसी चीज की रखवाली कर रहा हो। केट उसके पास जाती है, ठीक वैसे ही जैसे वह गॉडजिला के पास गई थी, और उसे एहसास होता है कि वह मॉन्स्टर अपने बच्चों के घोंसले की रक्षा कर रहा। यह जीव एक मां है। इस खोज से हैरान होकर केंटारो इसाबेल को बुलाता, जो अपनी योजना पर आगे बढ़ने की जिद करती। आखिरकार केंटारो उसकी बात मान लेता है और एपेक्स को अंडा ले जाने की इजाजत दे देता ताकि वे उस पर प्रयोग कर सकें। गॉडजिला समुद्र से बाहर निकलता। राक्षसों का राजा आ गया। टेंटिकल मॉन्स्टर खुद को गॉडजिला और अपने अंडे के बीच खड़ा कर लेती। दोनों टाइटन एक दूसरे पर दहाड़ते हैं और फिर उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती। यह टकराव बहुत बड़े पैमाने पर होता। गॉडजिला तेजी से आगे बढ़ता है और अपना एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता। जवाब में टेंटिकल मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स से हमला करती। जमीन कांपने लगती और हर दिशा में रेत उड़ने लगती। लोग अपनी जान बचाने के लिए हर दिशा में भागने लगते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर्स लड़ रहे होते हैं, जेसन ट्रिसोप की लीडरशिप में एक एपेक्स टीम बीच पर आ जाती। वे अंडे को एक हेलीकॉप्टर में लाद देते हैं। केट जो कुछ देखती उससे वह हक्की बक्की रह जाती है। उसे एहसास होता है कि केंटारो ने उससे झूठ बोला था। उसने केट को यकीन दिलाया था कि वे उस जीव को बचा रहे हैं, जबकि असल में वह उसके बच्चे को चुराने में मदद कर रहा था। केंटारो जोर देकर कहता है कि यही एकमात्र तरीका। हालांकि केट का दिल टूट जाता है और वह गुस्से से भर उठती, यह जानकर कि उसके अपने भाई ने उसी कंपनी के लिए उसके साथ विश्वासघात किया जो उनके पिता की मौत के लिए जिम्मेदार थी। एपेक्स हेलीकॉप्टर अंडे को लेकर उड़ जाता। टेंटिकल वाला मॉन्स्टर एयरक्राफ्ट का पीछा करते हुए चिल्लाता और गॉडजिला उसके ठीक पीछे आता। गॉडजिला उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर का पीछा कर रहा है और मोनार्क ठीक उन दोनों के पीछे। जिस पल वह मॉन्स्टर समुद्र के किनारे की एक चट्टान से चिपक जाता है, गॉडजिला रुक जाता। केइको को लगता है कि गॉडजिला उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि बस कुछ नियम तय कर रहा है ताकि वह मॉन्स्टर वापस चला जाए। शॉ यह सुनकर बहुत खुश नहीं होता, लेकिन क्योंकि केट और केंटारो पहले से ही स्कल आइलैंड पर फंसे हुए हैं, इसलिए उनके पास कोई और चारा नहीं। उनकी पहली प्राथमिकता उन्हें बचाना है और फिर उस मॉन्स्टर को वापस एक्सिस मुंडी भेजने का कोई तरीका ढूंढना। कोरा और मोनार्क टीम नाव से पहुंचते हैं और जब टिम उस मॉन्स्टर के लिए वह शब्द का इस्तेमाल करता है तो कोरा तुरंत उसे टोकते हुए कहती है कि उसके लिए वह शब्द का इस्तेमाल करो। इसाबेल केट और केंटारो को बेसमेंट में ले जाती है और उन्हें पूरी स्थिति समझाती। उनका इरादा उस अंडे को चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का। उनकी थ्योरी यह है कि इस आइलैंड पर कहीं और भी एक दरार मौजूद। यह दरार एक हब की तरह काम करेगी जिससे टाइटन नेटवर्क के किसी भी हिस्से तक पहुंचा जा सकेगा। इसाबेल इस रास्ते को हमेशा के लिए खोलना चाहती है ताकि वे एक्सिस मुंडी तक पहुंच सकें। असल में उसका इरादा एक्सिस मुंडी को एक टाइम मशीन की तरह इस्तेमाल करने का। अगर कोई मर रहा हो और वह वहां जाकर कुछ देर रुककर वापस आ सके और इलाज पा सके, तो यह जोखिम उठाना समझदारी। केट का तर्क है कि यह एक बहुत ही बुरा विचार है और वह केंटारो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात सुनने से मना कर देता। हालांकि जब केंटारो को पता चलता है कि इसाबेल उस मॉन्स्टर को यहां सिर्फ इसलिए लाई थी ताकि वह कोंग को मार सके, तो वह हिचकिचाने लगता। वे एक अंडे को चारे के तौर पर इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को फंसाते हैं और फिर उसे बेहोश करने के लिए गैस छोड़ते हैं। इसी बीच एक और जीव मोनार्क के सैनिकों पर हमला कर देता है और उन्हें एक एक करके मार डालता। कहानी फ्लैशबैक में जाती है 21 अक्टूबर 1958। पापुआ न्यू गिनी में जोरदार बारिश हो रही। केइको और बिली भागकर एक इमारत में घुसते हैं और जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं।
वे कस्में खाते हैं, फिर भी बिली अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करने के लिए संघर्ष करता। फिर 1959 में कजाकिस्तान में जब केइको एक्सिस मुंडी में गिर जाती है तो बिली खुद को दोषी ठहराता है कि उसने उसका हाथ क्यों नहीं थामे रखा। शॉ भी गहरे पछतावे में डूबा हुआ। 1968 में पेंसिल्वेनिया में बिली एक समूह को इन दरारों और क्वांटम उलझनों के बारे में लेक्चर दे रहा होता। ठीक उसी समय सुजुकी वहां पहुंचता। केइको को वापस लाने के अपने पक्के इरादे से प्रेरित होकर बिली उससे एक डिवाइस छीन लेता। सुजुकी बिली को समझाते हैं, जो खो गया है उसका पीछा करते हुए उन लोगों को नजरअंदाज मत करो जो अभी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बिली उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। इस बीच आज के समय में इसाबेल केंटारो से कहती है कि उसका इरादा मॉन्स्टर के गुस्से को इतना ज्यादा भड़काना है कि वह बेकाबू हो जाए और कोंग पर हमला कर दे। जब वे मॉन्स्टर के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं तो उन्हें वह सिग्नल ट्रैकर मिलता है जिसे युवा शॉ ने लगाया था। दूसरी तरफ केट उस हेलीकॉप्टर से भाग निकलती है जहां उसे बंदी बनाकर रखा गया था और सीधे बेस की ओर दौड़ पड़ती। वह कोरा को रेडियो पर इसाबेल के बारे में अपनी सारी जानकारी देती है और साथ ही अपनी लोकेशन भी बताती। इसी बीच शॉ और केइको उन मार्करों के निशान का पीछा करते हैं जिन्हें बिली ने पूरे द्वीप पर बिखेर दिया था। आखिरकार उन्हें वह जगह मिल ही जाती है जहां शायद वह रिफ्ट मौजूद। वहां उन्हें बिली के छोड़े हुए कई प्रोब्स मिलते हैं जिनमें से एक के अंदर केइको के नाम एक खत होता। उस खत में बिली अपने प्यार का इजहार करता है और वह सारी बातें बताता है जो वह अपनी शादी के दौरान कह नहीं पाया था। बेस पर वापस आकर इसाबेल और उसकी टीम उस मॉन्स्टर के दिमाग में लगे इम्प्लांट्स को एक्टिवेट कर देती है जिससे वह बेकाबू होकर हिंसक हो उठता। ठीक उसी पल केट केंटारो से कहती है, हमें इसका अंडा इसे वापस दे देना चाहिए और इसे यहां से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन केंटारो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता। वह सुझाव देता है, हम अपने पिता को बचाने के लिए एक्सिस मुंडी का इस्तेमाल क्यों ना करें। ली शॉ टिम से संपर्क करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा। अब जब दरार का पता चल गया है और बिली के दावे सच साबित हो गए हैं तो केइको को बहुत पछतावा हो रहा। पहले उसे लगता था कि बिली ने हिरोशी को छोड़ दिया। बिली की थ्योरी के मुताबिक कि सभी दरारें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब उन्हें लगता है कि शायद उस टेंटेकल वाले मॉन्स्टर को वापस एक्सिस मुंडी में भेजना मुमकिन हो। अचानक ली और केइको को एहसास होता है कि वे सीधे सीधे कैटरपिलर के एक बहुत बड़े झुंड के रास्ते में आ गए हैं। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि उन कीड़ों को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वे असल में किसी और चीज के डर से भाग रहे हैं। एपेक्स ने एक हेलीकॉप्टर पर स्पीकर लगाए हैं ताकि एक मॉन्स्टर की आवाज ब्रॉडकास्ट हो सके ताकि कोंग को उस जगह तक खींचा जा सके। जोर से दहाड़ते हुए कोंग पहाड़ों के पार छलांग लगाता। केंटारो को लगता है कि अगर वह हिरोशी को वापस ला सके तो सभी टाइटन्स नरक में जा सकते हैं। वह खुशी खुशी उन सभी को कुर्बान कर देगा। केट अपने भाई से बहुत गुस्से में। उसे यकीन है कि केंटारो बस इसाबेल की सिखाई बातें दोहरा रहा। जैसे ही केंटारो उन्हें बुलाता, गार्ड आ जाते हैं, केट को घसीट कर ले जाते हैं और उसे एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। केइको शॉ को समझाती है कि केट असल में उस टेंटिकल मॉन्स्टर से निकलने वाली आवाजों को सुन सकती है और उसने उन्हें रिकॉर्ड भी कर लिया। जब शॉ बताता है कि उसने एक ट्रैकर लगाया था और केइको को देख भी लिया था, फिर भी उसने दखल न देने का फैसला किया, तो केइको गुस्से से आग बबूला हो जाती। वह यह बात पूरी तरह साफ कर देती है कि खुद को बचाने के लिए अतीत को बदलना है या नहीं, यह फैसला सिर्फ उसका होना चाहिए था। इस बीच टिम और कोरा पुराने मोनार्क बेस की ओर बढ़ रहे हैं। जीपों के आने की आवाज सुनकर वे तुरंत घात लगाकर हमला करने की स्थिति में छिप जाते हैं। टिम इस बात की पुष्टि करता है कि जीप में सवार लोग इसाबेल के लिए काम करते हैं और फिर उन्हें वहां से गुजरने देता। अब कोंग बेस से महज 6 मिनट की दूरी पर केंटारो को इसाबेल की योजना पर शक होने लगता, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रहती है कि कोंग को खत्म करने के लिए टेंटिकल मॉन्स्टर बेहद जरूरी। कोरा और टिम की मुलाकात शॉ और केइको से भी होती। वे सब मिलकर एक जबरदस्त रणनीति बनाते हैं जिसके तहत वे मॉन्स्टर की अपनी ही आवाज का इस्तेमाल करके उसे कोंग से दूर एक्सिस मुंडी की ओर खींच ले जाएंगे। केट ऊपर बनी जगह से रेंग कर बाहर निकलती। वह एक जाली को लात मारकर खोलती है और एक सुरंग के रास्ते इमारत से बाहर निकल जाती। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। वह सीधे उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर के पैरों के पास जा गिरती। जैसे ही पीछे का दरवाजा जोर से बंद होता, मॉन्स्टर मुड़ता है और उस पर गुर्राने लगता।
ठीक उसी पल जब मॉन्स्टर का पूरा ध्यान केट पर था, टिम, केइको और कोरा वहां पहुंच जाते हैं। तभी मॉन्स्टर का सामना करने के लिए कोंग भी जोरदार तरीके से वहां आ धमकता। जब सिक्योरिटी टीम का कोई सदस्य केट को देखता, तभी किसी को एहसास होता है कि वह उस मॉन्स्टर के कितने करीब। कोंग और मॉन्स्टर एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसी बीच केइको केट को बचाने के लिए एक जीप में निकल पड़ती। टीम के बाकी सदस्य बेस की ओर तेजी से भागते हैं क्योंकि कोरा को लगता है कि वह काइनेटिक लिंक को तोड़ सकती। कोंग अपनी छाती पीटता और दोनों टाइटन्स एक दूसरे पर चुनौती भरे अंदाज में दहाड़ते हैं। कोंग पहले हमला करता, जबकि केट अपनी जान बचाने के लिए भागती। मॉन्स्टर के टेंटिकल्स कोंग की मुट्ठियों को जकड़ लेते हैं और दोनों वर्चस्व के लिए एक जबरदस्त और जानलेवा संघर्ष में उलझ जाते हैं। कोंग उस मॉन्स्टर के सिर पर एक के बाद एक मुक्के बरसाता, जबकि दूसरी तरफ मॉन्स्टर की पूंछ केट को कुचलने से बाल बाल बच जाती। इसाबेल जोर देकर कहती है कि अगर उसे एक्सिस मुंडी तक पहुंचना तो मॉन्स्टर की जीत बहुत जरूरी। वह अपनी टीम को निर्देश देती है कि वे न्यूरल इम्प्लांट्स की पावर को उसकी पूरी क्षमता तक बढ़ा दें। चीखते हुए वह मॉन्स्टर कोंग पर झपट पड़ता। इसाबेल अब बेचैन होने लगती। उसे डर है कि मोनार्क ये मान लेगा कि इन सब के पीछे एपेक्स का हाथ है और ऐसा होने पर उसके पिता सब कुछ बंद करवा देंगे। लेकिन केंतारो हार मानने को तैयार नहीं। वह खुद कंट्रोल संभाल लेता है और इम्प्लांट्स की पावर को उनकी सीमाओं से भी आगे बढ़ा देता। टिम और कोरा कंट्रोल रूम की ओर तेजी से दौड़ते हैं। केट टाइटन्स के बीच की लड़ाई को अपनी बड़ी बड़ी टकटकी लगाए आंखों से देख रही होती। तभी अचानक उसकी नजर कीको पर पड़ती है, जो एक जीप में तेजी से उसकी ओर आ रही होती। टिम जोर से कंट्रोल रूम में घुसता है और सबको कंप्यूटरों से दूर हटने का हुक्म देता। हालांकि कोरा लिंक को तोड़ नहीं पाती क्योंकि सिस्टम एक बार फिर खराब हो गया है और अब ओवरलोड हो रहा। केइको टाइटन्स के पैरों के बीच से सावधानी से रास्ता बनाती और राक्षस की पूंछ या टेंटिकल्स में फंसने से बचने के लिए चकमा देती। कोंग राक्षस के एक टेंटिकल को काट लेता और बदले में राक्षस अपने दांत कोंग की बाह में गड़ा देता। केइको केट को पकड़ती है और जीप की ओर दौड़ पड़ती, लेकिन ठीक उसी पल कोंग का पैर गाड़ी पर पड़ता और उसे पूरी तरह से कुचलकर चूर चूर कर देता। वे एक दरवाजे की ओर तेजी से भागते हैं, जबकि दूसरी तरफ राक्षस ने कोंग के सिर को अपने टेंटिकल्स में जकड़ लिया। टिम और कोरा दरवाजा खोलते हैं। ठीक उसी क्षण राक्षस का ध्यान अपने अंडे की ओर चला जाता और ठीक उसी पल न्यूरल इम्प्लांट ओवरलोड होकर बंद हो जाता। कोंग के साथ अपनी लड़ाई छोड़कर राक्षस इमारत के अंदर जाता है और अपना अंडा उठा लेता। कोंग उसे अंडा ले जाते हुए देख लेता है और उसके लिए रास्ता साफ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाता। कीको को एहसास होता है कि वह गलत दिशा में जा रही। तभी ली अपना हेलीकॉप्टर पास में ही उतारता। कीको, टिम और कोरा उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन केट केंटारो को खोजने निकल पड़ती। केट केंटारो को समझाने की कोशिश करती है कि वह इसाबेल के साथ न जाए, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहता है कि वह उनके पिता को वापस ले आएगा। जब केंटारो बताता है कि उनके पिता एक्सिस मुंडी गए हैं, तो केट हैरान रह जाती। केंटारो ने उसे पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि केट भी किसी खतरे में पड़े। केट दुख भरी नजरों से देखती रहती जब केंटारो इसाबेल के साथ उड़ जाता। मॉन्स्टर की आवाज की केट की रिकॉर्डिंग असरदार साबित होती और वे टाइटन को दरार में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। जब टाइटन चला जाता तो सभी को दरार के अंदर से एक अजीब सी चमक निकलती हुई दिखाई देती। जब शॉ जांच करने के लिए पास जाता तो उसे दूसरी तरफ अपना ही जवान रूप दिखाई देता। केइको उसे देख तो सकती, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुन पाती। शॉ कहता है कि वह उसे अलविदा कह रहा। दोनों शॉ एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं और फिर वह दरार पूरी तरह से गायब हो जाती। 6 हफ्तों बाद उन लोगों की याद में जिन्होंने मोनार्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, एक स्मारक दीवार पर उनके नाम वाली पट्टियां लगाई जाती हैं। केइको का नाम भी फिलहाल के लिए वहीं छोड़ दिया जाता। चूंकि केंतारो और इसाबेल अभी भी बाहर आजादी से घूम रहे हैं, इसलिए समूह मोनार्क 2.0 बनाने का फैसला करता। उनका विचार है कि अतीत को पीछे छोड़कर टाइटन्स के विज्ञान और खोजों पर ध्यान दिया जाए। अब से केइको और केट ही हर चीज की जिम्मेदारी संभालेंगी। टिम और कोरा भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच शॉ थाईलैंड पहुंचता, जहां उसे एवूड नाम के एक आदमी से मिलना होता। उसे पैसों का एक बंडल देने के बाद एवूड बताता है कि इससे पहले भी 2 लोग इस इलाके में आए थे
और वे किसी खास चाबी के बारे में बात कर रहे थे। शॉ को एहसास होता है कि उसे उन लोगों को रोकना ही होगा। वे जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक खास जगह पर पहुंचते ही ए वुड और उसकी टीम का हौसला पस्त हो जाता। ए वुड के हाथों पर जलने के निशान होने के बावजूद शॉ अकेले ही आगे बढ़ता रहता। जैसे ही वह ऊपर चढ़कर आगे की ओर देखता, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। एक ज्वालामुखी के शिखर पर एक और टाइटन खड़ा है, एक अग्नि पक्षी। और इसी के साथ यह सीजन समाप्त हो जाता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।